बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन में। अकाउंट्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन में एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 है ये। एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, सारे वर्किंग नोट्स बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन 5 है, इसमें लिखा हुआ है किरण लिमिटेड इश्यूड। पहले एक बार पूरा अच्छी तरह से रीड करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद सारी बातें धीरे धीरे समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है किरण लिमिटेड इश्यूड 10,000 शेयर्स of rupees 10 each. These shares were underwritten as follows: Mr. A 6,000 shares, Mr. B 2,500 shares, Mr. C 1,500 shares. अब इन तीनों को मिला के 6,000 और 2,500 और 1,500, इन तीनों को मिला के 10,000 आएगा। मोस्टली 10,000 आएगा। मतलब A और B और C ने तीनों ने मिलके सारे के सारे शेयर्स अंडरराइट कर लिए। 2,500 और 1,500 4,000 हुआ, 4,000 और 6,000 10,000 हुआ। In addition to the above underwriting, there was a firm underwriting. Firm मतलब confirm underwriting as follows: Mr. A 800 shares, B 300 shares, C 1,000 shares. फिर लिखा हुआ है total subscription received by the company including firm underwriting and marked applications were 7,100 shares. The applications were marked as follows: A 1,000 shares, B 2,000 shares, and C 500 shares. You are required to determine the liability of underwriters. First point, A point, if the underwriters were not given any benefit for firm underwriting. B point, if the underwriters were given credit for firm underwriting. अब मैं पहले एक स्टेटमेंट बनाना शुरू करूंगा। ये हमारा आंसर 5। मैं एक स्टेटमेंट बनाना शुरू करूंगा। A पॉइंट का आंसर, A पॉइंट में लिखा हुआ है ऊपर, if the underwriters were not given any credit for firm underwriting. अब मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन का कोई भी अमाउंट कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स, कोई भी अमाउंट मैं कुछ रीड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल पहले आप लोगों को स्टेटमेंट बनाने बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट कैसे बनती है। ठीक है, अभी हम लोग पूरे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। समझो, ऐसा समझो कि ये थियरी वाले पेजेस बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं ये सारी स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करूंगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स पुट अप करूंगा। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन है इसलिए स्टेटमेंट बना के बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स। ऐसी स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे। अब ए पॉइंट की हेडिंग थी, ए पॉइंट में हेडिंग में लिखा हुआ था इफ द underwriters were not given। मैं अभी कुछ भी मीनिंग नहीं समझाऊंगा, मैं सिर्फ फॉर्मेट याद करवा रहा हूं कि फॉर्मेट कैसे याद करते हैं, स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। मीनिंग कुछ भी लॉजिक अभी नहीं समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करो। इफ द अंडरराइटर्स वर नॉट गिवन एनी क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फर्म अंडरराइटिंग, ये हमारा पहला मेथड होता है। इसमें ध्यान दो, नॉट गिवन लिखा हुआ है। इफ द अंडरराइटर्स वर नॉट गिवन एनी क्रेडिट और बेनिफिट फॉर फर्म अंडरराइटिंग, ये हमारे मेथड का नाम है। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं क्रेडिट नॉट गिवन। शॉर्टकट में मैं इसको बोलता हूं क्रेडिट नॉट गिवन। ये हमारा पहला मेथड। अब जो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, स्टेटमेंट में ऑब्वियसली पहला कॉलम पर्टिकुलर्स होता है स्टेटमेंट में। पर्टिकुलर्स के बाद जितने अंडरराइटर्स हों उन सबका एक एक कॉलम। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स का एक कॉलम बनाया। अभी अंडरराइटर्स, पहले अंडरराइटर का नाम था मिस्टर ए, दूसरा मिस्टर बी था, तीसरा मिस्टर सी था, फिर टोटल जितने भी अंडरराइटर्स हों, ए बी सी डी ई, जितने भी अंडरराइटर्स हों उन सबका एक एक कॉलम बनाना है और लास्ट में टोटल का कॉलम बनाना है। मैं अच्छी तरीके से लाइंस वाइज ड्रॉ करते जाता हूं, सुनना ध्यान से। बॉर्डर्स वगैरह, लाइनिंग वगैरह मैं अच्छी तरह से बताते जा रहा हूं। अब ये पर्टिकुलर्स, फिर ए बी सी, फिर टोटल। यहाँ पे लाइंस बना देते हैं थोड़ी अच्छी तरह से। इस तरह से आप भी एग्जाम में लाइन ड्रॉ करना। अब सबसे पहले आता है ग्रॉस लायबिलिटी। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आता है ग्रॉस लायबिलिटी। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूं
फिलहाल कुछ मीनिंग समझ में नहीं आएगी। फिलहाल मेरा टारगेट एक ही है कि आप लोगों को ये फॉर्मेट याद हो कि स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, ये स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो पहली लाइन में आता है सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी मतलब जितना अंडरराइटर्स ने गारंटी दिया था कि इतने शेयर्स हम इंडिविजुअली बेच देंगे। ए ने बोला था मैं इतने शेयर बेचूंगा, बी ने बोला था मैं इतने शेयर बेचूंगा, सी ने बोला था मैं इतने शेयर बेचूंगा। आपको याद होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ था पहली लाइन में 6,000 और 2,500 और 1,500, उसी को ग्रॉस लायबिलिटी बोलते हैं। चलो अभी मैं कोई नंबर्स नहीं बोलता हूँ। ग्रॉस लायबिलिटी के बाद सबसे पहले आता है लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस, ओके। मार्क्ड एप्लीकेशंस हम लोग माइनस करते हैं, तीनों में से ए बी सी तीनों में से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक टोटल आता है, रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स आता है। अब धीरे धीरे मैं रूल्स बताते जाता हूँ साथ में। इस पूरी स्टेटमेंट में, ये जो पूरी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, इस पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई भी अमाउंट नहीं है, सारे के सारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो मैं यहाँ पे एक नोट करके लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ एक नोट करके, नोट इन द above full statement there is no amount, कोई भी अमाउंट नहीं है। all the figures मतलब numbers are indicating the number of shares, number of shares मतलब पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई भी रुपीज नहीं है, सब जगह पे नंबर ऑफ शेयर्स है, ओके। सबसे पहले आता है ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी के बाद सबसे पहले आता है ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी के बाद आता है लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस। मार्क्ड एप्लीकेशंस के बाद यहाँ पे एक टोटल आता है, ये मान लो ए का ग्रॉस लायबिलिटी माइनस ए का मार्क्ड एप्लीकेशन, बाकी जो बचेगा यहाँ पे एक टोटल आएगा, टोटल। फिर इस टोटल के नीचे हम लोग लिखेंगे लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ये अनमार्क्ड एप्लीकेशंस जो होती है, ये पीएनएल रेशियो में मैं एबीसी को पार्टनर्स बोलता हूँ, एक्चुअली एबीसी अंडरराइटर्स होते हैं। ये जितना अनमार्क्ड एप्लीकेशन आता है यहाँ पे, टोटल जितना यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन आता है, उसको मैं एबीसी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एबीसी के पीएनएल रेशियो में। अब जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है, ए और बी और सी, जो तीनों का ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है, वही इनका पीएनएल रेशियो होता है। मैं यहाँ पे तीनों का पीएनएल रेशियो लिखूंगा ऊपर। जो तीनों का ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है, वही तीनों का पीएनएल रेशियो होता है। ये भी मैं नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ये नोट नंबर सेकंड। द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी is the ratio of profit and loss among underwriters। कहने का मतलब है जो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो होता है वही पीएनएल रेशियो होता है, मैं उसी को पीएनएल रेशियो बोलता हूँ। तो जो यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन आता है, पहले टोटल आता है, पहले अनमार्क्ड एप्लीकेशन का यहाँ पे टोटल आता है, उसको हम ए बी सी में पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितना भी अनमार्क्ड एप्लीकेशन का टोटल आएगा, उसको ए बी सी में पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को भी तीनों में से माइनस कर देते हैं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन जितना आता है वो भी तीनों में से ए बी सी में से माइनस कर देते हैं, राइट। सबसे पहले आता है ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी में से पहले माइनस होता है मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर यहाँ पे एक टोटल आता है, आप बोल सकते हो टोटल ए, उसमें से अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर देते हैं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करने के बाद एक टोटल आता है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल बी, राइट। ऐसा आप कोई भी नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैंने टोटल ए और टोटल बी नाम रखा है तो आप भी यही नाम रखो, आप कोई भी दूसरा नाम रख सकते हो। अब ये जो टोटल बी आया, ये किसी किसी अंडरराइटर में प्लस में आता है और किसी किसी अंडरराइटर में माइनस में आता है। मान लो सी में, मिस्टर सी में
ये माइनस में आंसर आया। पहले ग्रॉस लायबिलिटी, फिर लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर टोटल ए, फिर लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर टोटल बी। अब मान लो ये जो टोटल बी आया, ये किसी किसी अंडरराइटर में प्लस में आंसर आता है, किसी किसी में माइनस में आता है, राइट। तो अगर मिस्टर सी का आंसर माइनस में आया, अगर मिस्टर सी का आंसर माइनस में आया तो इसको बोलते हैं सरप्लस। क्या बोलते हैं? सरप्लस। तो सी का जो सरप्लस है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सी का जो सरप्लस है वो मिल जाएगा ए और बी को। इस चैप्टर में माइनस मतलब अच्छी बात होती है, इस चैप्टर में माइनस मतलब अच्छी बात होती है, सरप्लस होता है। तो अगर यहाँ पे टोटल बी की जगह पे इसको टोटल बी बोलते हैं। इधर एक मैं नोट लिखता हूं, इफ देयर इज सरप्लस, इफ देयर इज सरप्लस, सरप्लस मतलब नेगेटिव अमाउंट, नेगेटिव नंबर ऑफ शेयर्स, उसको सरप्लस बोलते हैं। इफ देयर इज एनी सरप्लस नेगेटिव एट दिस स्टेज, मतलब टोटल बी में अगर कोई नेगेटिव नंबर है, इफ देयर इज एनी सरप्लस एट दिस स्टेज, देन it should be distributed, it should be distributed among other underwriters, it should be distributed among other underwriters। मतलब सिंपल भाषा में मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊं तो अगर सी का आंसर माइनस में है तो सी का जो आंसर माइनस में है वो ए और बी को हम दे देंगे, मतलब सी का सरप्लस ए और बी को दे देंगे। तो सी का जो नेगेटिव नंबर है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में? पीएनएल रेशियो में। तो सपोज मैं अमाउंट्स के साथ बताऊं, सपोज यहाँ पे सी में है -5000, तो सी का जो -5000 है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो सी ए और बी का पीएनएल रेशियो है 3:2, तो 5000 में दे ये 5000 जो सी का सरप्लस है ये ए और बी को मिल जाएगा, ए और बी के पीएनएल रेशियो में। तो -5000 के दो पार्ट्स हो जाएंगे, 3000 और 2000। तो इसको बोलते हैं कि सी का जो सरप्लस है वो ए और बी को मिल जाएगा। अब सी में जो -5000 था वो +5000 करके हम 0 बना देंगे, सी को 0 बना देंगे, मतलब सी का सरप्लस किसको मिला? सी का सरप्लस ए और बी को मिला। ठीक है। अब यहाँ पे एक और टोटल करेंगे, इसको मैं टोटल सी नाम दे देता हूं। एक और टोटल करेंगे, इसको नाम दे दो टोटल सी। अब यहाँ पे मिस्टर सी का जो कॉलम है वो 0 हो जाएगा। ये टोटल का कॉलम मैं सम्स के साथ, नंबर्स के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि टोटल के कॉलम में क्या आएगा। फिर यहाँ पे मोस्टली 99% ए का आंसर प्लस में आएगा, मिस्टर ए का आंसर, मिस्टर बी का आंसर भी प्लस में आएगा और सी 0 हो जाएगा। तो इतना आपको पहले करना है, पहले ग्रॉस लायबिलिटी, फिर लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर टोटल ए आएगा, फिर लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर टोटल बी आएगा। टोटल बी में अगर कोई नेगेटिव नंबर है मतलब सरप्लस है तो वो बाकी के अंडरराइटर्स में पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर मोस्टली ऐसा होगा कि ए और बी प्लस में आएंगे और सी 0 हो जाएगा। इतना करने के बाद ये जो टोटल सी आया, इसके बाद हम लोग करेंगे ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग, ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग। अब इसको बोलते हैं टोटल सी की जगह पे इसको हम लोग बोलेंगे नेट लायबिलिटी। जो टोटल सी था वही नेट लायबिलिटी है। अब इस नेट लायबिलिटी में हम लोग लिखेंगे ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग। फॉर्म अंडरराइटिंग के नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, ये फॉर्म अंडरराइटिंग हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल लायबिलिटी आंसर आ जाएगा। टोटल लायबिलिटी, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, टोटल लायबिलिटी। यहाँ पे हम लोग नेट लायबिलिटी के बाद फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड करेंगे, नेट लायबिलिटी के बाद फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड करेंगे, इसके बाद हमारा टोटल लायबिलिटी आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे और भी रूल्स आएंगे, धीरे धीरे और भी बहुत सारी बातें आएंगी, पर इतना फॉर्मेट आपको पहले याद करना है। देखो, इफ द अंडरराइटर्स आर नॉट गिवन,
If the underwriters are not given any credit or benefit for formal writing, that is credit is not given, तो एक स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, पहले ग्रॉस लायबिलिटी, फिर लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, फिर टोटल ए आएगा, फिर लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फिर टोटल बी आएगा। टोटल बी में अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो बाकी के अंडरराइटर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पीएनएल रेशियो में। फिर नेट लायबिलिटी आएगा, फिर नेट लायबिलिटी आएगा, नेट लायबिलिटी के बाद ऐड फॉर्मल राइटिंग, उसके बाद टोटल लायबिलिटी आएगा। बस इतना ही करना है, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया। पहले मेथड को बोलते हैं व्हेन क्रेडिट फॉर फॉर्मल राइटिंग इज नॉट गिवन। आपने देखा मैंने एक्चुअल जो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया वो तो कहीं पे सॉल्व ही नहीं किया, क्योंकि मेरे को चाहिए कि आप लोगों को पहले पूरा फॉर्मेट अच्छी तरह याद हो, ठीक है। अब जो दूसरा फॉर्मेट होता है, सुनते रहो, दूसरा फॉर्मेट जो होता है वो भी 99% ऐसा ही होता है, सेम फॉर्मेट ही होता है, सिर्फ यहाँ पे इफ द अंडरराइटर्स आर नॉट गिवन की जगह पे आर गिवन क्रेडिट हो जाएगा। बट वो मैं इस वीडियो लेक्चर में शुरू नहीं करूंगा सेकंड पार्ट। पहले आप लोग ये पूरा फॉर्मेट याद करो, फिर नंबर्स वगैरह, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे प्लस माइनस करना है, कैसे क्या करना है, सब मैं बताऊंगा। पहले फॉर्मेट याद करो सारा अच्छी तरह, थियरी वाले पेजेस में इतना फॉर्मेट लिखो। मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं ज्यादा लिख सको आप लोग। सेकंड फॉर्मेट भी 99% इसके जैसा ही होता है, क्रेडिट गिवन वाला। ये फॉर्मेट याद करोगे तो सेकंड वाला भी बता दूंगा। फिर दोनों फॉर्मेट याद हो जाएंगे, फिर एक्चुअल क्वेश्चन 5 बाद में स्टार्ट करूंगा। अभी लिखो अच्छी तरह सब लोग, थियरी वाले पेजेस में फॉर्मेट बना लो।